दोस्तों अगर आपको एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना नहीं आता है देन यू आर द राइट प्लेस, क्योंकि बिना किसी उछल कूद के, बिना किसी ड्रामेबाजी के, सरल से सरल शब्दों में, कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा सिखाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि पूरा जुगाड़ करके लाया हूं मैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने का एक बेसिक रूल क्या है, यानी उसे समझ करके आप किसी भी सेंटेंस को आसानी से पैसिव वॉइस में बदल सकते हो। फिर दूसरी बात, जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना सीख भी जाते हैं तो जहां सबसे ज्यादा गलती करते हैं वो है कि किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, तो ये हम आपको बता देंगे। उसके बाद तीसरी बात है कि पैसिव वॉइस में बाई कब तो लगता है कब नहीं लगता, मतलब बहुत बड़ा प्रश्न है, हम बहुत बड़ी कंफ्यूजन में रहते हैं कि यार किस सेंटेंस में तो बाई लगाएं किस में नहीं लगाएं। इसका साफ साफ सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। उसके बाद कुछ मिक्स एक्सरसाइज, यानी सभी तरह के सेंटेंस के एक्सरसाइज करेंगे और इस पैसिव वॉइस के डर को आपके दिमाग से निकाल देंगे। इसके बाद अगली बात है, क्या हर सेंटेंस की पैसिव वॉइस बन सकती है? मैं अक्सर देखता हूं, मतलब कमेंट सेक्शन में बहुत सारे स्टूडेंट, सर इसकी पैसिव वॉइस बनाओ, मतलब एक बार पैसिव वॉइस बनाना सीख गए तो समझते हैं कि हर सेंटेंस की पैसिव वॉइस बन जाएगी, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो ये हम आपको बताएंगे कि क्या हर सेंटेंस की पैसिव वॉइस बन सकती है, नहीं बन सकती है तो किसकी बनती है। उसके बाद में हम देखेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है, तो ये भी आपको साफ साफ बताया जाएगा, क्योंकि ये दो तरह से बन सकती है। और लास्ट में जाते जाते ये है तुम्हारा होमवर्क, जो आपको करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है। यानी बहुत ही सिंपल सी बात है यार, सब कुछ आपको बता दिया मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक रूल, यानी किसी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। ये जो सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है ये एक्टिव वॉइस में है, अब हमको इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो जब हम किसी भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हमें उस दिए गए सेंटेंस में से ऑब्जेक्ट को पहचानना होगा, कर्म को पहचानना होगा, क्योंकि पैसिव वॉइस हमेशा ऑब्जेक्ट से ही स्टार्ट होती है, बिना ऑब्जेक्ट के पैसिव वॉइस नहीं बन सकती है। अब ये ऑब्जेक्ट कहां मिलेगा? इसकी सिंपल सी विधि है कि ये मोस्ट ऑफ वर्ब के बाद मिलता है। तो वर्ब के बाद तो भैया ए है, तो क्या ए ऑब्जेक्ट है? नहीं। मैं आपको एक बहुत शानदार बात बताता हूं, एक शानदार विधि बताता हूं। किसी भी सेंटेंस में जो क्रिया है, जो वर्ब है, जो मेन वर्ब है, आप उससे एक सिंपल सा क्वेश्चन करो क्या, ठीक है, आप उससे पूछो क्या, जो उत्तर आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा, कर्म होगा। और 90% केसेस में, परसेंट भी लिखता हूं, 90% केसेस में आपका काम इस क्या से पूछने से हो जाएगा। कभी कभार वो क्या से पूछने से नहीं मिलता है तो एक और भी क्वेश्चन है किसे, इसके जवाब में जो उत्तर आएगा वो भी ऑब्जेक्ट होता है। पर आपके एग्जाम में या मोस्ट ऑफ सेंटेंस ऐसे ही होते हैं, उनकी संरचना ऐसी होती है कि वो क्या से पूछने पर उत्तर मिल जाता है, ठीक है। तो 10% में ये भी होता है। अब जैसे हम इसी एग्जाम्पल में करें, आई राइट, मैं लिखता हूं क्या, ए पोयम। तो ए पोयम मतलब मैं एक कविता लिखता हूं, तो एक ए पोयम क्या हुआ इसमें? ऑब्जेक्ट हुआ। तो हमारी पैसिव वॉइस हमेशा ऑब्जेक्ट से ही शुरू होती है। तो यहां पर इसकी जब हम पैसिव वॉइस बनाए तो सबसे पहले क्या आएगा? आ पोयम, एक कविता, ठीक है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मतलब इसको तो आप सीख जाओगे यार, कर भी लोगे, लेकिन जहां से आपकी पैसिव वॉइस गलत होगी, जिस चीज को आप भूल जाओगे, वो है किसी सेंटेंस में दिए गए टेंस के अनुसार पैसिव वाली हेल्पिंग वर्ब लाना। बस इस बात को समझना है। इसी के लिए जो हमारा ये है ना, ये टेबल, ये हमें याद करनी पड़ेगी, इसके बिना आपकी पैसिव वॉइस गलत हो जाएगी। एक सच्ची सी बात बता रहा हूं, वरना उछल कूद करता, ढोंग डांग मचाता तो आपके दिमाग में ऐसा फिट कर देता कि बस अब तो सीख ही गए, लेकिन नहीं सीखे। जो चीज भूलोगे वो ये चीज है। तो देखो, आई राइट अ पोयम डेली, मैं रोजाना एक पोयम लिखता हूं। दिया गया सेंटेंस किस टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब आपको अपने दिमाग में डालना पड़ेगा कि जब भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब इज अथवा एम अथवा आर में से कोई लेनी पड़ेगी। इज एम आर एक पूरा ग्रुप है। अब अ पोयम क्या है? एक कविता, तो यहां पे लगा दो इज। अब हमारी पैसिव वॉइस सही चल रही है। उसके बाद में पैसिव वॉइस का एक खास रूल है, पक्का रूल है, जो कभी नहीं टूटता, कि जो मेन वर्ब है, अब देखो दिए गए सेंटेंस में जो कि एक्टिव वॉइस को होगा, उसमें जो मेन वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म हो सकती है, सेकंड फॉर्म हो सकती है, थर्ड फॉर्म हो सकती है, आईएनजी फॉर्म हो सकती है, कोई भी फॉर्म हो सकती है, लेकिन पैसिव वॉइस में हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। पैसिव वॉइस में हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, V3 आती है। तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या है? रिटन। अ पोयम इज रिटन। उसके बाद में जो कुछ बचा, जैसे ये यहाँ पे डेली बचा या कुछ और होता, उससे पहले जो दिया गया सब्जेक्ट है ना यहाँ पे, उसको आप बाई लगा के यहाँ पे लिखते हो। अब इसमें थोड़ा चक्कर है, यहाँ पे मतलब मोहन होता, नाम होता, तो बाई, जैसे यहाँ पे मोहन राइट्स अ पोयम डेली, तो मैं बाई मोहन लिख देता।
यहाँ पे कविता होती तो बाई कविता लिख देता, माई फादर होता तो माई फादर लिख देता, यानी नाम को तो मैं जो कहता लिख देता। लेकिन जब कोई प्रोनाउन दिया है तो वो प्रोनाउन यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म होता है, उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है। तो यहाँ पे आई है ना, तो यहाँ पे आई नहीं आएगा, इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी है, मी आएगा। अब ये थोड़ा सा मैं आपको रटवा देता हूँ। आई के लिए तो मैंने लिखा बाई मी, अब यहाँ पे होता ही, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता, ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, हिम। यहाँ पे होता सी तो बाई हर, सी के लिए हर लिखता। यहाँ पे होता दे तो बाई देम, यहाँ पे होता वी तो बाई अस। तो बस इस बात का ध्यान रखना। हल्का सा आपको अगर देखना है तो देख लो, आई को मैं बदलूंगा मी में, ठीक है। उसके बाद ही को मैं बदलूंगा हिम में, नोट भी कर लेना फटाफट। सी को मैं बदलूंगा हर में, ठीक है। हाँ, यू का मैं यू रहेगा, क्योंकि यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही होती है। इसके बाद आ जाइए वी, अस में, दे को देम में, बस ये आप ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, इट का इट रहेगा, बस इनको आप फटाफट से नोट कर सकते हो कि अगर सब्जेक्ट के रूप में ये है तो फिर ये बदलते हैं। हाँ, कई बार ऑब्जेक्ट के रूप में ये होते हैं, जब हम पूछते हैं ना किसे, तो उत्तर इन में आता है। अब इनको अगर आप सब्जेक्ट बनाओगे तो ध्यान रखना, जैसे माना किसी सेंटेंस में मी है, ठीक है, मी को आप सब्जेक्ट बनाना है पैसिव में यहाँ पे, तो फिर उसको आई लिखोगे आप। ये एग्जाम्पल से आपको पता लग जाएगा। फिलहाल आपने नोट कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो, जो खास बात है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसमें एक दो चीज और सुन लो आप। जैसे कि माना सेंटेंस में ऐसे होता, आई राइट अ ब्यूटीफुल एंड शॉर्ट पोयम डेली, ऐसे होता। तो देखो, मैं लिखता हूं क्या, अब कंफ्यूज नहीं होना है, मैं लिखता हूं क्या, एक लिखता हूं, सुंदर लिखता हूं, और लिखता हूं, छोटी लिखता हूं, कविता लिखता हूं। तो देखो, मैं एक सुंदर और छोटी कविता लिखता हूं, ये पूरा का पूरा हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ध्यान रखना, क्या के जवाब में जो चीज आए, अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो एक वर्ड का हो सकता है, टू वर्ड का हो सकता है, पूरे लंबे फ्रेज के रूप में हो सकता है। क्या के जवाब में जो उत्तर आएगा पूरा पूरा ऑब्जेक्ट होगा। अब इस सेंटेंस के जब मैं पैसिव वॉइस बनाऊंगा ना, तो ए ब्यूटीफुल एंड शॉर्ट पोएम पूरा पूरा यहां पे लिखा जाएगा। अब सपोज करो इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूं, यहां पर राइट नहीं, यहां पर है रोट, आई रोट। अब रोट कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट टेंस हो गया। इसका मतलब क्या है कि मैंने, सॉरी यहां पे डेली नहीं आएगा, जैसे ये है आई रोट, मैंने लिखी थी अ ब्यूटीफुल एंड शॉर्ट पोएम, एक छोटी और सुंदर कविता। अब मुझे इसको पैसिव वॉइस में बदलना है, तो इसकी ऑब्जेक्ट क्या है, अ ब्यूटीफुल एंड शॉर्ट पोएम। अब मैंने क्या कहा था कि ऑब्जेक्ट तो आप पता लगा लोगे, बहुत सरल बात है, क्या से पूछोगे पता लग जाएगा, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेन बात है कि दिए गए टेंस के अनुसार यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब रखना, सही पैसिव वाली। अब यहाँ पे हमने लिखा था इज, लेकिन जब पास्ट टेंस हो गया तो फिर इज एम आर वाला ग्रुप नहीं आएगा, अब है वाज वर वाला ग्रुप। बस ये आपको दिमाग में रखना है। अब चूंकि कविता एक ही है तो मैं लिखूंगा वाज। अगर यहाँ पे होता कि सम ब्यूटीफुल एंड शॉर्ट पोएम्स, कुछ सुंदर और छोटी कविताएं, तो फिर मैं वाज नहीं क्या लगाता, वर लगाता, क्योंकि वाज वर एक ग्रुप है। बस ये ध्यान रखना। तो वाज, अब पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो रिटर्न इसमें आएगा बाय मी, इस तरह से, ठीक है। बस ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको इसी पे चलना है, आपकी पैसिव वॉइस सही हो जाएगी। अब जो पकड़ने वाली बात है, देखो पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म तो आती ही है, तो इसका तो बताना ही क्या। पैसिव वॉइस हमेशा ऑब्जेक्ट से शुरू होती है, तो इसकी तो चर्चा ही क्या करनी, ठीक है। अब मेन चर्चा किस बात की है कि यहाँ पे इज आया, यहाँ पे वाज आया। अब परफेक्ट टेंस है तो क्या आएगा, मॉडल वाला सेंटेंस है तो क्या आएगा। तो उसके लिए आपको ये चीज समझना जरूरी है जो कि आपके सामने है। तो मैंने यहाँ पे सीधा ही चार्ट लिख दिया, टेंस के नाम नहीं लिखे। तो देखिए, दिए गए सेंटेंस में यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो V1 हो, या वर्ब V1 प्लस SES, या V1 में SES लगा हुआ हो, ये दोनों स्थिति किसकी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की है। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है डू डज। तो ये सारी स्थिति होने पर V1 हो, V1 में SES हो, या फिर डू डज हो, तो इज एम आर, ठीक है। अब इज एम आर एक ग्रुप है, सिंगुलर के साथ इज लगा दो, आई के साथ एम लगा दो, ज्यादा है तो आर लगा दो, प्लस V3, इसको तो बार बार क्या बोलना, ये तो आती है, मतलब पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आती है इनके साथ। अब है अगला V2, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या फिर डिड। अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसके अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डिड आती है। सेम यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस में V1 या V1 SES, और इसके इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डू डज आती है। तो इसमें वाज अथवा वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म।
आगे बढ़ते हैं, इज एम आर वाज वर। अब इज एम आर वाज वर कब आते हैं, कहां आते हैं? इज एम आर आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, और वाज वर आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब में। इनके साथ मेन वर्ब क्या आती है? आईएनजी फॉर्म आती है। जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो अब देखो मैंने प्लस क्यों लगाया, थोड़ा ध्यान देना। इन दोनों टेंस में हम इज एम आर वाज वर को लेके आए थे, सेंटेंस में नहीं दिख रहे थे। जब आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस बनाओगे तो इज एम आर वाज वर ऑलरेडी दिए गए सेंटेंस में होंगी, क्योंकि उन टेंस की हेल्पिंग वर्ब है ये। अब आपको क्या करना है, इनको तो रखना ही है, इनको तो रखना ही है, प्लस बीइंग और लगाना है। तो फिर यहां पे एक नया नियम आता है कि जब आप पैसिव वॉइस बनाओगे ना तो ऊपर वाले सेंटेंस को नीचे में चेंज करोगे तो कोई चीज बाहर से जरूर आएगी, और बाहर से जो चीज आएगी ना वो हेल्पिंग वर्ब होती है, यानी उन्हीं से काम नहीं चलेगा। यहां पर इज एम आर वाज वर ऑलरेडी है, लेकिन बीइंग और आया बाहर से, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है ही है। अब आप कहोगे कि सर कंटिन्यूअस टेंस तो 3 है, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, ये पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहाँ है? तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। इसके अलावा तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस भी नहीं बनती है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जिसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन, हैव बीन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जिसकी हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसकी हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन, शैल हैव बीन, उनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो 4 टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, यानी कौन सा? फ्यूचर कंटिन्यूअस और तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आते हैं हम हैज, हैव, हैड, विल हैव और शैल हैव। शैल हैव भी चलो लिख दो, बाकी मोस्ट ऑफ विल हैव से काम चल जाता है। अब हैज हैव है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब, हैड का मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस, विल हैव शैल हैव का मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इनकी जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो प्लस ये तो ऑलरेडी रहेंगे, प्लस बाहर से कोई चीज आएगी जो क्या आएगी? बीन, इनके साथ बीन और ऐड होगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आती है। अब आपको यही चीज तो याद रखनी है। इसके अलावा फिर मॉडल्स। अब मॉडल्स कौन कौन से हैं? कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, मस्ट, एक आध रह गए होंगे, लिस्ट में नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन सारे मॉडल्स रहेंगे, प्लस बी, इनके साथ बी आएगा बाहर से, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो आप सोच रहे होगे कि मास्टर पागल हो गया क्या, मतलब ऐसे क्यों कर रहा है, इतना जोर क्यों दे रहा है? 20 साल से पढ़ा रहा हूँ यार, पैसिव वॉइस खूब समझ में आ जाती है। अच्छा मतलब पहला जो है ना बेसिक वाला प्लान सब बच्चों को समझ में आ जाता है, पर जब एग्जाम होते हैं ना तो जहाँ पे हम गोला करते हैं, जहाँ पे वो भूल जाते हैं जिस चीज़ को, वो इसको भूलते हैं। बस इसको मत भूलना, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, हर कोई सीख जाता है, लेकिन जो गलती होगी ना सीखने के बाद भी वो इन चीज़ों की गलती होती है। बस इसके लिए एक ही मूल मंत्र याद रखो, बाहर से कोई चीज़ आती है जो ये आती है, इन टेंस में ये आती है, ठीक है। अच्छा, मॉडल के साथ बी। अगर गोइंग टू वाला सेंटेंस हो तो गोइंग टू वाले सेंटेंस में गोइंग टू तो रहेगा, प्लस बी और आएगा, ठीक है। अब ये इनका स्ट्रक्चर है, मैं बता दूंगा अभी, तो भैया इसको फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना ले लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा, बाई कब नहीं लगता है, कब लगता है, इसका कोई रूल ही नहीं है। अगर मैं इस पर चर्चा करने बैठूं तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, मैं लॉन्ग नहीं करना चाहता। आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, देखो इधर देखो, ये पहला सेंटेंस था, आई राइट अ पोएम डेली। अब हाँ, एक और भी आपको नई बात पता चलेगी कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है क्या। मैं रोजाना एक कविता लिखता हूं, ये एक्टिव वॉइस है। इसका पैसिव वॉइस बना अ पोएम इज रिटन बाय मी डेली। यार डेली तो मैं लगाना भूल ही गया था यार, बढ़िया रहा वापस आ गया, वरना बहुत से सोचते कि डेली का क्या हुआ, तो जो एक्स्ट्रा वर्ड है वो अंत में रहते हैं। अब मैं जरा पढ़ के बता देता हूं। इसका मतलब है कि मैं रोजाना एक कविता लिखता हूं, इसका मतलब है पैसिव वॉइस का अ पोएम इज रिटन बाय मी डेली, एक कविता मेरे द्वारा रोजाना लिखी जाती है। तो कहने का मतलब है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में सेंटेंस का सेंस है ना, जो अर्थ है, भावार्थ है, वो सेम रहता है, बदलता नहीं है, बस बोलने का तरीका बदल जाता है। एक्टिव वॉइस में हम सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है या क्या किया था, और पैसिव वॉइस में हम हमेशा ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, ऑब्जेक्ट से सेंटेंस को शुरू करते हैं। अब बहुत सारे सेंटेंस दुनिया में ऐसे हैं जो पैसिव वॉइस में अच्छे लगते हैं, पैसिव वॉइस में बोले जाने चाहिए, उन सेंटेंस के लिए पैसिव वॉइस बनी है। सच बात बताऊं क्या, मैं रोजाना एक कविता लिखता हूं, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस के लायक है ही नहीं, इसको एक्टिव वॉइस में बोलो, अच्छा लगता है। अब देखो, मैं रोजाना एक कविता लिखता हूं, एक कविता मेरे द्वारा रोजाना लिखी जाती है, सुनने में कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा सुगम है, सरल है, आसान है, पहला वाला। अब बात कर रहे हैं अपन बाई की। हाँ, पैसिव वॉइस का लहजा भी समझ में आ गया क्या। लिखता हूं, एक्टिव वॉइस, लिखी जाती है पैसिव वॉइस। पीता हूं, मैं रोजाना दूध पीता हूं, तो पीना एक्टिव वॉइस, दूध मेरे द्वारा पिया जाता है पैसिव वॉइस। लिखना एक्टिव वॉइस, लिखा जाना पैसिव वॉइस। पीना एक्टिव वॉइस, पिया जाना पैसिव वॉइस। पढ़ना एक्टिव वॉइस, पढ़ा जाना पैसिव वॉइस। देखना एक्टिव वॉइस, देखा जाना पैसिव वॉइस। ये पैसिव वॉइस का लहजा है, ठीक है। अब बात करते हैं बाई की। तो देखिए, सपोज करो इस सेंटेंस में बाई में नहीं लगाता, यहां पे सपोज करो कि इसको आप मत पढ़ोगे, ये नहीं लिखा हुआ ऐसे। तो देखो, ऊपर वाला सेंटेंस कर रहा है कि मैं रोजाना एक कविता लिखता हूं,
और नीचे आपने लिखा कि एक कविता रोजाना लिखी जाती है। आप एक सेंटेंस लिख रहे हो इस दुनिया में बस किसी के सामने कि एक कविता रोजाना लिखी जाती है, तो सामने वाला कहेगा यार कौन लिखता है, जानने की आवश्यकता हो रही है ना। तो यहाँ पर हमने लिखा दिया बाय मी, मेरे द्वारा। लेकिन बहुत सारे सेंटेंस ऐसे हैं जिनमें बाय को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। और बीच में एक सच बात बोल जाऊंगा, गहरी बात, एडवांस लेवल की, सही पैसिव वॉइस ही वही हैं, असली क्वालिटी के पैसिव वॉइस वही हैं। पैसिव वॉइस उन सेंटेंस के लिए बनाया जिनमें बाय का उल्लेख नहीं होता। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं कि कब लगता है कब नहीं लगता। तो देखो, हालांकि इस बात को आप सेंटेंस में खुद भी भाप सकते हो। जैसे कि अभी वो सेंटेंस आया था कि एक कविता लिखी जाती है, तो जानने की आवश्यकता पड़ गई तो लगा दो, और जिसमें जानने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है उसमें मत लगाओ। नियम तो ये है, नियम कुछ नहीं है, कॉमन सेंस की बात है। बट आपके समझ में नहीं आएगी तो आपके लिए मैंने कुछ वर्ड लिख दिए हैं। जब सब्जेक्ट वी हम, यू तुम, दे वे, पीपल लोग, आल सभी, एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति, एवरीबॉडी प्रत्येक व्यक्ति, नो कोई नहीं, नो वन कोई नहीं, नोबडी कोई व्यक्ति नहीं, या फिर ऑडियंस श्रोता हो, तो हम बाई नहीं लगाते हैं। तो बाई कब नहीं लगता? जब ये सब्जेक्ट हो। अब इसका खंडन करूं, ये सब्जेक्ट होने पर भी बाई लग सकता है। वो कॉमन सेंस आपको काम में लेना पड़ेगा कि कब तो हमें ये जानने की आवश्यकता पड़ रही है कौन किसने काम किया, और नहीं पड़ रही है तो मत लगाओ। लेकिन मोस्ट ऑफ, अगर आप एक स्टूडेंट हो, 9th 10th क्लास में ऐसा अगर हम पढ़ते हो, तो आपको अगर जैसे 3 एग्जाम्पल है आपके पैसे इसमें, किसी में अगर इनमें से कोई आ गया तो इसलिए दिया है कि वो हटेगा। लेकिन बड़े लेवल की बात बताऊं तो जरूरी नहीं कि ये हटे। अब यहाँ पे कंफ्यूजन मत आना, ये आप एक वीडियो से कोई चीज़ नहीं सीख सकते यार। बहुत सारी चीज़ें बहुत 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 बार में सीखी जाती हैं, यही सत्य है सीखने का। पर आप कॉमन सी बात बता रहा हूँ कि अगर ये दिखे ना तो बाय लगा के इनको मत लिखना। दूसरी बात है, जब सब्जेक्ट अच्छे से ज्ञात हो, जब अच्छे से पता हो कि कोई व्यक्ति किस काम को करता है। जैसे टीचर है, अब टीचर ही तो पढ़ाता है, सबको पता है यार। जैसे कि पुलिस है, चोर को पकड़ने का काम करे तो पुलिस ही तो करेगी, और कौन करेगा। जैसे मैकेनिक है, मैंने मेरी गाड़ी सुधरवाई तो मैकेनिक ही करता है। वर्कर्स, मजदूरी, जैसे सड़क बनाते कोई काम करते, समझ में नहीं आया, इधर समझ लो। जैसे मैंने कहा, जैसे द टीचर इज टीचिंग पैसिव वॉइस। इस समय मैं टीचर हूं, ठीक है, इस टीचिंग पढ़ा रहा है क्या? पैसिव वॉइस। टीचर पैसिव वॉइस पढ़ा रहा है, तो टीचर क्या पढ़ा रहा है, क्या से उत्तर मिलेगा? पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट है, इसको हम यहां ले आए। उसके बाद में इज तो रहेगा ही, सॉरी अरे रुक जा, इज तो रहेगा ही, साथ में क्या लगाएंगे? बीइंग। कोई चीज बाहर से आएगी, इसमें बीइंग आ गया, तो पैसिव वॉइस इज बीइंग। टीच की थर्ड फॉर्म टॉट। अच्छा, अब देखो बाई टीचर लिखूं क्या, थोड़ा समझ लो ना इसको, यहीं पे एक बार देख लो ना। ऊपर कह रहे हो कि ऊपर कह रहा है कि टीचर है ना वो पैसिव वॉइस पढ़ा रहा है, और आपने पैसिव वॉइस बनाई कि पैसिव वॉइस इज बीइंग टॉट, पैसिव वॉइस पढ़ाई जा रही है। अब बाई टीचर और लिखोगे क्या आप? चलो लिख देता हूं, फिर आप उसको पढ़ के देखना कैसा लगता है, बेहुदा सा। टीचर पैसिव वॉइस पढ़ा रहा है, पैसिव वॉइस टीचर के द्वारा पढ़ाई जा रही है। कितनी बेहुदी बात कर दी आपने यार। मतलब क्या उसको पता नहीं है कि पैसिव वॉइस कौन पढ़ाता है? टीचर ही पढ़ाता है। तो सिर्फ बोलेगा यही, बोलने में यही आएगा, पैसिव वॉइस पढ़ाई जा रही है। सपोज करो यहाँ पे क्लास चल रही है और कोई स्टूडेंट वहां से आ जाए और आप अभी सामने बैठे ही हो, ऐसा इमेजिन करो ऑफलाइन क्लास है, उसने पूछा क्या चल रहा है, क्या पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे? पैसिव वॉइस चल रही है, मतलब पैसिव वॉइस पढ़ाई जा रही है। ये और कहोगे क्या पैसिव वॉइस टीचर के द्वारा पढ़ाई जा रही है? नहीं बोलेंगे। तो ज्ञात है, अच्छे से पता है कि कौन किस काम को करता है। तो जब जो व्यक्ति जिस काम को करता है उसी के बारे में जिक्र हो तो उसको हम पैसिव वॉइस में नहीं लिखते हैं, तो इसमें हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये बात है। ऐसी पुलिस ने चोर को पकड़ लिया तो चोर पकड़ लिया गया, भाई पुलिस और लिखोगे क्या? चोर को पुलिस के द्वारा पकड़ा गया, सबको पता है पुलिस ही पकड़ती है। तो जब ज्ञात हो। जब सब्जेक्ट अननोन हो, अननोन सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जैसे नोबडी, नो वन, एवरीबॉडी, इस तरह से। जैसे समवन हिट माई कार, समवन हिट माई कार बिहाइंड, किसी ने मेरी कार पीछे से ठोक दी, तो मैं घर आके क्या कहूंगा? यार मेरी कार पीछे से ठोक गई। अब वो पता नहीं कौन था, उसको मुझे पता ही नहीं था। तो जब अज्ञात हो, जिसके बारे में हमें पता नहीं, उसको भी हम पैसिव वॉइस में नहीं लिखते हैं। ये एक मोटा मोटा बेसिक सा ज्ञान है, लेकिन जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना आपको खुद को पता चल जाएगा कब लिखते हैं कब नहीं लिखते हैं। मोस्ट ऑफ एक बात बताऊं, जब मोहन कोई काम करे, गीता कोई काम करे, सीता कोई काम करे, मैं कोई काम करूं, तुम कोई काम करो, वे तो कर नहीं आएगा, प्लूरल में आ गया। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब बताना जरूरी होता है कि ये काम किसके द्वारा किया गया, तब हम बाय लगाते हैं। लेकिन जब भीड़ भड़क का हो, जैसे लोगों ने ये काम किया, तो किस किस का नाम ले? भीड़ भड़क का मत लिखो। लेकिन कई बार सेंस की बात आ जाती है। एग्जाम्पल में देखो ना यार, आप जैसे ये है, तो अभी अपन ने अब तक जो पढ़ा
भाई ऑब्जेक्ट से शुरू होती है, बाहर से कोई हेल्पिंग वर्ब आती है, बाई कब लगाते हैं कब नहीं लगाते, सबके लिए मिक्स एक्सरसाइज है, तो सब पे हम यहाँ पे थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे और सीखेंगे। रवि डज नॉट प्ले क्रिकेट, रवि क्रिकेट नहीं खेलता है। तो देखो रवि सब्जेक्ट हो गया, डज हेल्पिंग वर्ब है, प्ले मेन वर्ब है। अब क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट। कैसे पता लगा? रवि नहीं खेलता है क्या? क्रिकेट। तो सेंटेंस क्रिकेट से शुरू होगा, पैसिव वॉइस क्रिकेट से शुरू होगी, ऑब्जेक्ट से, तो क्रिकेट। अब इसके बाद में देखो डज आ रहा है, एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब है डज, तो जब डू डज होते हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं? अभी देख लो ना टेबल में, इज एम आर। अब इज एम आर तीनों मत लगा देना, क्रिकेट के साथ इज आएगा, क्रिकेट इज। नॉट दिया है, सेंटेंस नेगेटिव है, नॉट रहेगा, इज नॉट। यहां पे प्ले है, कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्स्ट हो सेकंड हो, वहां पे थर्ड ही आएगी, प्लेड। तो प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड होती है, क्रिकेट इज नॉट प्लेड। अब देखो सब रवि को लगाए नहीं लगाए, यहीं पे पढ़ के देख लो ना, मतलब ये सेंटेंस नहीं है दुनिया में कहीं भी, सिर्फ एक सेंटेंस लिखा जा रहा है, तो आप कह रहे हो क्रिकेट नहीं खेला जाता है। अधूरी सी बात है यार, आवश्यकता हो रही है जानने की, कौन? बाय रवि, रवि के द्वारा, बस बन गई पैसिव वॉइस। पढ़ के देख ले तो, रवि क्रिकेट नहीं खेलता है, क्रिकेट रवि के द्वारा नहीं खेला जाता है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का लहजा एक ही रहता है, बस बोलने का अंदाज अलग है। वहां पे हम सब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू करते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट को प्रेफरेंस दिया जाता है। अगला सेंटेंस है, अगला एक्टिव वॉइस है, दे रिपेयर्ड द ब्रोकन रोड। दे उन्होंने, रिपेयर्ड मरम्मत की थी, सेकंड फॉर्म में पास्ट टेंस है। द ब्रोकन रोड टूटी हुई सड़क की, तो दे रिपेयर्ड उन्होंने मरम्मत की, किस चीज की? क्या मरम्मत की? द ब्रोकन रोड। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, टूटी हुई सड़क। अब सबसे मेन काम है सही हेल्पिंग वर्ब लगाना। रिपेयर्ड सेकंड फॉर्म आ रही है, पास्ट टेंस है, तो फिर वाज अथवा वर। अब ब्रोकन रोड, रोड है कि रोड्स है? रोड है, एक ही है, तो फिर क्या लगाएंगे? वाज। ठीक है, अगर रोड्स होते ज्यादा तो फिर क्या लगाते? वर लगाते। द ब्रोकन रोड वाज। अब यहाँ पे रिपेयर्ड है, तो जिसमें ईडी लगा होता है उसकी थर्ड फॉर्म यही होती है, हालांकि ये सेकंड है, इसकी थर्ड भी यही है, तो वाज रिपेयर्ड। अब मैंने फुल स्टॉप कर दिया, बाय लगाऊं नहीं लगाऊं? तो देखो उन्होंने रोड की मरम्मत की थी, रोड की मरम्मत की गई थी, रोड की मरम्मत हो गई, बाय देम उनके द्वारा। अरे क्या मतलब? आम जनता है, सड़क टूटी थी, अब उन्होंने सुधार दिया। अब ये कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, ये समाज से भी हो सकते हैं, वर्कर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन आम जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सड़क की मरम्मत किसने की, बस और यार सड़क ठीक हो गई, यार सड़क की मरम्मत हो गई, ये तो बोलते हैं हम, तो पैसे वैसे खत्म हो जाती है। और वैसे रूल भी काम कर रहा है कि जब दे है तो फिर उसको नहीं लिखते हैं, लेकिन दे को कब लिख सकते हैं? यहां पे समझ लो, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, बहुत शानदार एग्जांपल है। वे क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट। तो क्रिकेट मैंने यहां पे ऑब्जेक्ट बना दिया। अब क्रिकेट के साथ इज, पैसिव वॉइस में बीइंग, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, बस। अब माना कि दे को तुमने नहीं लिखा कि बयान इंपॉर्टेंट नहीं लिखते, सर ने नहीं लिखा, मैंने, तो वे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में आया क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, क्रिकेट खेला जा रहा है, बस ऐसे ही बोल दो। अधूरा सा नहीं है क्या? क्रिकेट खेला जा रहा है, अरे कहाँ खेल रहा है, कौन खेल रहा है, मतलब कहाँ, तो खैर क्या मतलब कौन खेल रहा है भाई, बाय देम यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये काम ऐसा नहीं है सार्वजनिक महत्व का सा क्रिकेट खेलना, ठीक है, तो इसमें लिखना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कौन इस काम को कर रहा है। लेकिन जो सड़क है, जो अस्पताल है, जो इंग्लिश है, जो बड़े महत्व की चीजें हैं, उनको अगर कोई करे तो उसको मत दिखाओ, ठीक है, वहां पे, क्योंकि वो चीज, वो काम इंपॉर्टेंट होता है। और पैसिव वॉइस है ना, ये काम को दिखाने वाला ही टॉपिक है, मतलब ऐसा काम जिसमें ऑब्जेक्ट को बहुत महत्व दिया जाए, क्योंकि वो काम की चीज है, कौन कर रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता, काम होना चाहिए। और असली वाली पैसिव वॉइस ही यही है, जैसे ये वाली अच्छी वाली पैसिव वॉइस है। चलो आगे बढ़े। आई हैव डन माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कर चुका हूं। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो आई हैव डन में कर चुका हूं क्या? माई होमवर्क, ठीक है। अब उसके बाद में, अब देखो हैज हैव तो रहेंगे, प्लस में कोई चीज आएगी तो क्या आएगी? बीन और आएगी। लेकिन अब माई होमवर्क आई के साथ हैव आया, लेकिन माई होमवर्क के साथ हैव नहीं, हैज आएगा, ये भी थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, सिंगुलर का चक्कर है। अब बाहर से क्या आएगी? जब हैज हैव होते हैं बीन आती है, तो माई होमवर्क हैज बीन। अच्छा, परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस बनाने में एक फायदा हो रहा है यार, परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है और पैसिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पे डन थर्ड फॉर्म हो गई। अब फुल स्टॉप लगा दिया, बाय मी नहीं लिख रहा। अब तुम, मैं पता है क्या सोच के आया था आज, पैसिव वॉइस को बिल्कुल सरल सरल रखूंगा, मतलब बेसिक लेवल वालों के लिए सिंपल सा और समझ में आ जाएगा, ठीक है, लेकिन मन नहीं मानता यार, इसमें आई अनइम्पॉर्टेंट हो गया। क्यों? पढ़ के देख लेते हैं ना। मैं मेरा होमवर्क कर चुका हूं, माई होमवर्क हैज बीन डन,
मेरा होमवर्क किया जा चुका है, बाय मी। ऐसा और बोलूँ क्या? अरे मेरा होमवर्क मैं ही तो करूंगा यार, फिर क्यों दिखा रहे हो उसको? कहने का मतलब है जो माई है ना, इसकी वजह से सेंटेंस में यहाँ पे बाय मी लिखने की आवश्यकता नहीं है। मेरा अरे होमवर्क कौन करता है? खुद पर्सन ही तो करता है जिसको दिया जाता है। तो मेरा होमवर्क हो गया है, मेरा होमवर्क किया जा चुका है, बाय मी, मैं ही तो करूंगा। तो मतलब बाय मी क्यों लिखते हो? अब तुम इसमें लिखोगे माई होमवर्क हैज बीन डन बाय मी, मेरा होमवर्क मेरे द्वारा किया जा चुका है। कितना बेहुदा सा लगेगा। अरे तेरा होमवर्क तू ही तो करेगा। चलो लिख दूं यहाँ पे, अब पढ़ो इसको। अभी बोल तो दिया, मेरा होमवर्क मेरे द्वारा किया जा चुका है। बहुत अजीब लग रहा है ना? तो जब अजीब लग रहा है तो मत लिखो यार। अब तभी तो मैं कह रहा था कि बाय का कोई रूल है ही नहीं। ठीक है, बहुत शानदार, पैसे वैसे ही है। अच्छा, अब हाँ रुको, एक और आपको मतलब थोड़ा डाउट आ गया होगा। जो हमारे 9th के 10th के छोटे छोटे स्टूडेंट इसको देख रहे होंगे ना, वो तो पागल ही हो जाएंगे कि यार ये मास्टर ने अच्छा कंफ्यूज में डाल दिया, मैं कब लिखूंगा कब नहीं लिखूंगा। तो एक बात बताऊं आपको, आप इसमें बाय लगा देना और आपका टीचर सही कर देगा। क्योंकि मैं यार थोड़ी सी खुद की बढ़ाई कर लूँ क्या? चलो कर लेता हूँ। हमारे इंडिया के मोस्ट ऑफ टीचर्स को भी पता नहीं है कि असली वाली पैसे वैसे कौन सी है। बस वो तो वो रूल से चल रहे हैं कि नहीं आई को तो लिखेंगे, और उस बात को सोचते नहीं कि वास्तव में इस सेंटेंस में बाय लगाने की आवश्यकता नहीं है। मतलब ये थोड़ी कॉमन सेंस की बात है, ये थोड़ी हाई लेवल की बात है कि पैसे वाइज टॉपिक बना क्यों, इसकी आवश्यकता थी। इसकी आवश्यकता ऐसे सेंटेंस में थी जो हम काम पे फोकस करें। यहाँ पे हम होमवर्क पे फोकस कर रहे हैं कि होमवर्क तो किया जा चुका है, होमवर्क तो हो गया है, बात खत्म, सब्जी बन गई है, मैच शुरू हो गया है, ठीक है, और जैसे सड़क की मरम्मत हो गई है, मेरी मोटरसाइकिल ठीक हो गई है, चोर पकड़ा जा चुका है। ऐसे सेंटेंस को बोलने के लिए पैसे वाइज टॉपिक है। मतलब असली पैसे वाइज वही है जिसमें बाय नहीं लगता। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये था। बट छोड़ो, तुम्हारा तो एग्जाम में आएगा, तुम इसमें बाय लिख देना, बात खत्म कर दो। अगर तुम इसमें बाय देम लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सी इज कुकिंग फूड, वह भोजन पका रही है। तो क्या पका रही है? फूड। अब देखो टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इज आएगा। अब इस तो रहेगा, लेकिन बाहर से कोई चीज जरूर आएगी पैसे वाइज में। कुकिंग यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बीइंग आता है, तो फूड इज बीइंग। अब यहाँ पे कुकिंग है, उससे कोई मतलब नहीं, हमको चाहिए थर्ड फॉर्म कुक्ड, तो फूड इज बीइंग कुक्ड। अब देखो इसमें माना नहीं लगाए अपन, तो फिर ये कैसा रहेगा? फूड इज बीइंग कुक्ड, खाना पकाया जा रहा है, खाना पकाया जा रहा है। कौन पका रहा है बता तो सही भाई, वरना जो पकाएगी वो नाराज हो जाएगी, ठीक है। बाई हर, उसके द्वारा। सी है तो वहां पे हर में चेंज होगा, नाम होता तो नाम रहता, ठीक है। अच्छा, नो वन कैन सॉल्व माई प्रॉब्लम, मेरी समस्या को कोई सॉल्व नहीं कर सकता। नो वन मतलब कोई नहीं, तो माई प्रॉब्लम, क्या हल नहीं कर सकता? माई प्रॉब्लम। अब देखो कैन आ रहा है, कैन क्या है? मॉडल है, तो मॉडल तो रहेगा, लेकिन साथ में क्या आएगा? बी, ठीक है। बाहर से कोई चीज आए, बी आएगी, तो माई प्रॉब्लम कैन बी। अब देखो हाँ, अब नो वन कोई नहीं है ना, किसमें? अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में, प्यूपिल हो, नो वन हो, नो बडी हो, आपने इसको हटा दिया, चलो हट गया। कैन बी सॉल्व्ड। अब इसको पढ़ के देख लेते हैं। नो वन कैन सॉल्व माई प्रॉब्लम, मेरी प्रॉब्लम को कोई सॉल्व नहीं कर सकता। और यहां पे आपने लिखा है माई प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। पर ये तो अनइम्पोर्टेंट में, मतलब इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। मतलब कोई नहीं कर सकता, कोई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको दिखाओ मत दिखाओ। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस अर्थ तो उल्टा हो गया। यहाँ पे कह रहे हो कोई नहीं कर सकता, और यहाँ पे कह रहे हो कर सकता है, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, गलत बात। तो जो नो वन था ना, एक मिनट, ये कहाँ से आ गया भाई? हाँ, नो वन का मतलब होता है कोई नहीं, यानी सेंटेंस नेगेटिव था तो आपको इसमें नेगेटिव दिखाना पड़ेगा। तो कैन नॉट बी सॉल्व्ड करो इसको, तब ठीक होगा। कैन नॉट बी सॉल्व्ड, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की जा सकती है। अब इनका सेंस सेम हो गया, कोई मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की जा सकती है, अब करेक्ट है, ठीक है। अब बाई चांस आप नो वन को रिप्लेस करना चाहो, उधर ले जाना चाहो, तो बाई नो वन नहीं, यहाँ पे आपने नॉट लगा दिया, बाई एनी वन कर सकते हो। ये थोड़े बड़े लेवल की बात है, बाई एनी वन, मेरी समस्या किसी के भी द्वारा, जैसे यहाँ पे कोई नहीं कर सकता तो मैं वहां क्या बोलूंगा? मेरी समस्या किसी के भी द्वारा हल नहीं की जा सकती है, तो बाई एनी वन कर सकते हैं, इसमें सही होगा, उसकी वजह से गलत नहीं होगा। बाकी मत लगाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। डू यू लाइक मी, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगी? बहुत ही सिंपल है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव ही बनेगी। तो जब हेल्पिंग वर्ब होती है डू डज, किस टेंस में होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। सेंटेंस का पैटर्न चेंज नहीं होगा, ये भी इंट्रोगेटिव रहेगा, तो यहाँ पे या तो इज आएगी या एम आएगी, आर आएगी। लेकिन उसका पता कैसे करें? पहले ऑब्जेक्ट को ले आओ। तो डू यू लाइक मी, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? तो पसंद करते हो क्या? कोई उत्तर नहीं आया, किसे? मुझे। मैंने कहा था ना 10% में किसे भी उत्तर हो सकता है, तो मी है। तो जब मी इधर आएगा तो किस में चेंज होगा? आई में, क्योंकि मी उधर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा आई।
तो आई के साथ क्या लगाएं फिर, एम। इस एम आर के लिए देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब एम मैंने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे इधर से लौट के इधर से घूम के मी आने वाला है, तो ये हो गया आई, कि मी इधर आएगा ना, सब्जेक्ट बनेगा तो आई, तो एम आई। थर्ड फॉर्म आएगी लाइक्ड बाई यू, क्योंकि जो यू है ना उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही होती है। तो एम आई लाइक्ड बाई यू, क्या मैं तुम्हारे द्वारा पसंद किया जाता हूँ, क्या तुम मुझे पसंद करते हो, क्या मैं तुम्हारे द्वारा पसंद किया जाता हूँ, वही चीज़ है, सेंस वही है। वी सेल बुक्स हियर, हम यहाँ बुक्स बेचते हैं, बहुत शानदार पैसे वैसे। हम क्या बेचते हैं, बुक्स, तो बुक्स, ठीक है। अब सेल बेचते हैं, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इज एम आर का यूज होगा, बुक्स ज्यादा है आर। सेल की थर्ड फॉर्म होती है सोल्ड, अच्छा बुक्स आर सोल्ड हेयर। क्या वी को लिखूं, नहीं लिखना है, क्यों नहीं लिखना है, बुक्स आर सोल्ड हेयर, किसी दुकान के बाहर स्लोगन लिखा हुआ है, दुकान के बाहर लिखा था यहाँ पुस्तकें बेची जाती हैं, बाइयास और लिखे क्या, यहाँ पुस्तकें हमारे द्वारा बेची जाती है, ऐसा कभी पढ़ा है क्या, यहाँ वाहनों की मरम्मत की जाती है, यहाँ जूस बेचा जाता है, यहाँ मतलब कोई भी चीज़ है, किस दुकान के बाहर हिंदी में लिखा होता है ना, यहाँ पुस्तकें बेची जाती है, बहुत शानदार पैसे वैसे, तो इसमें बाइयास नहीं आएगा। अगर बाइयास और लगा दिया आपने तो कितना बेहुदा हो जाएगा। बुक्स आर सोल्ड हेयर बाई अस, यहाँ पुस्तकें हमारे द्वारा बेची जाती है, मतलब हम बैठे, ऐसा कोई कहता है क्या, नहीं कहता, तो बात खत्म हो गई, बाइयस नहीं आएगा पैसिव वॉइस में। और आप तो रूल याद रखोगे, अगर वी है तो नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे रूल तोड़ दिया मैंने, वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट यस्टरडे, हमने कल क्रिकेट नहीं खेला था, इसकी तो मैंने चर्चा पहले भी कर दिया, तो उसमें कोई खास रहा ही नहीं। तो हमने कल क्रिकेट नहीं खेला था, क्या नहीं खेला था, क्रिकेट, क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट, डिड आ रहा है मतलब पास्ट टेंस है तो वाज आएगा, ये प्रैक्टिस करनी है, डिड क्रिकेट वाज नॉट प्लेड। अब देखो ऊपर वाले में अपने बाई, ये वी नहीं लिखा बाइयस, ठीक है, तो इसमें वी आर नहीं लिखे तो फिर सेंटेंस कैसा लगेगा, क्रिकेट वाज नॉट प्लेड बाइयस तो लिख ही नहीं रहे, यस्टरडे। अब देखो कैसा है, ये पढ़ के देखना, अधूरा है, इसमें जरूरत महसूस हो रही है। क्रिकेट वाज नॉट प्लेड यस्टरडे, कल क्रिकेट नहीं खेला गया था, अधूरा है, दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर ये पूरा था कि बुक, यहाँ पुस्तकें बेची जाती है, जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ पे जानने की आवश्यकता है कि किसके द्वारा, तो यहाँ पे लिखो बाई अस, बस यही अंतर था, यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था, बाई अस यस्टरडे, ठीक है, यस्टरडे लिख रहा है भाई पीछे, ठीक है, नहीं यस्टरडे हो रहा है, बाई अस दिख ही नहीं रहा क्या, देख लेना, बाई अस यस्टरडे, ठीक है, फिर इधर से कट गया होगा, जगह कम थी, हाँ चल ठीक है। द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया था, तो किसको किया था, द थीफ। पुलिस ने क्या गिरफ्तार किया, उत्तर नहीं आया, किसे किया, तो किसे में आंसर आया, द थीफ। द थीफ वाज, वाज को लगाया, अरेस्टेड सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो वाज वर आएगा, कोई चीज बाहर से जरूर आएगी, थीफ वाज अरेस्टेड, बस थीफ वाज अरेस्टेड, चोर को गिरफ्तार कर लिया गया, बाई पुलिस नहीं, क्योंकि सबको पता है पुलिस ही करती है। चल लगा के देखो, थीफ वाज अरेस्टेड बाई पुलिस, चोर को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया, तो बहुत बेहुदा नहीं लगेगा, ऐसे तो चोर पकड़ लिया गया, बस बात खत्म। अगला देखो, आई एम गोइंग टू राइट अ स्टोरी, मैं एक कहानी लिखने जा रहा हूँ, गोइंग टू वाला सेंटेंस है, मतलब गोइंग टू का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई काम करना शुरू करें। अभी कहानी लिखने जा रहा है मतलब कहीं लंदन में जाकर नहीं लिखेगा, ये कोई बाहर जाकर लिखेगा, 2 किलोमीटर बाहर जाकर नहीं, लिखने जा रहा है मतलब काम की तैयारी शुरू कर रहा है। मैं खाना खाने जा रहा हूँ मतलब शाम नहीं है पर शुरू कर रहा हूँ, तो ये गोइंग टू वाला स्ट्रक्चर होता है, इसमें बाहर से बी आता है, तो मैं लिखने जा रहा हूँ क्या, स्टोरी, तो आ स्टोरी, उसके बाद में एम गोइंग, इज गोइंग, भाई स्टोरी के साथ ही जाएगा, इज गोइंग टू बी, अब बाहर से क्या आया, बी आया, गोइंग टू वाले में बी आता, मैंने लिखवाया था, तो स्टोरी इज गोइंग टू बी रिटन, थर्ड फॉर्म आएगी रिटन बाय मी। तो भाई ये आपकी पैसे वॉइस बन गई, ठीक है, मैंने लगता है कि मतलब पूरी दम लगा दी और सभी तरह के सेंटेंस शामिल कर लिए, सारी आपके इंट्रोगेटिव भी हो गए, अनइम्पोर्टेंट भी हो गए, ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करें, टेंस के सारे हो गए इसमें, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, क्या हर सेंटेंस की पैसिव वॉइस बन सकती है, नहीं बन सकती। ये एक नई बात सुनो आप, देखो पैसिव वॉइस हमेशा उसी सेंटेंस की बन सकती है जिसमें कोई ट्रांजिटिव वर्ब हो, सकर्मक क्रिया हो। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, जिससे आप क्या और किससे पूछ सको और आंसर आ जाए। जैसे देखो मैं यहाँ पे कुछ वर्ब लिख रहा हूँ, मैं किसी सेंटेंस में वर्ब आई राइट, अब राइट मतलब राइट आई, रोट आई, राइटिंग आई, वो इसका अलग अलग फॉर्म है टेंस के अनुसार। लेकिन लिखना क्या लिखना, तो पोएम लिखना, स्टोरी लिखना, लेटर लिखना, पैराग्राफ लिखना, उत्तर आ सकता है ना। जैसे मैं लिख रहा हूं क्या, तो इसमें कुछ ना कुछ चीज जरूर होगी, मतलब क्या लिख रहा हूं। मैंने कहा सी देखना, क्या देखा, ठीक है,
भाई तुमने कोई पेड़ देखा, कोई इमारत देखी, लड़की देखा, लड़का देखा, क्या देखा? जैसे ड्रिंक पीना, तो क्या पीना? दूध पीना, पानी पीना, चाय पीना, कॉफी पीना, कुछ भी उत्तर आ सकता है। जैसे रिपेयर, मरम्मत करना, ठीक है। जैसे रीड, पढ़ना, तो क्या पढ़ा, ठीक है। तो इनके आगे जो चीज आएगी वो ऑब्जेक्ट होगा। ऐसा मैंने क्यों बोला? क्योंकि ये सभी ट्रांजिटिव वर्ब हैं, इनको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, यानी सकर्मक क्रिया। यानी ये जो वर्ब्स है ना, ये सकर्मक है, मतलब ये कर्म लेती हैं, इनके साथ ऑब्जेक्ट होता है। इनसे अगर क्या लगाएंगे ना अपन, क्या, तो जो उत्तर आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा, तो इनको हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। दूसरी जो वर्ब है वो होती है इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वैसी वो वर्ब होती है जिसमें आप क्या और कैसे लिखाओगे, वो चुप हो जाएगी, वो बोलेगी नहीं, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, उसका नाम ही इंट्रांजिटिव है, अकर्मक क्रिया। जैसे मैंने कहा गो, जाना, तो क्या जाना, उत्तर आएगा क्या? मैं जा रहा हूं, क्या जा रहा हूं? स्लीप, सोना, मैं सो रहा हूं, क्या सो रहा हूं? नहीं आएगा उत्तर। जैसे कम, आना, लाफ, हंसना, क्या हंसना? वीप, रोना, क्या रोना? तो ये कुछ वर्ब है, दो चार और होंगी, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव मतलब अकर्मक क्रिया, ये अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, ऑब्जेक्ट ही नहीं लेती। और पैसिव वॉइस का तो मेन मंत्री, मतलब मूल मंत्री ऑब्जेक्ट है भाई। पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट से शुरू होती है, बिना अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव वॉइस बनेगी नहीं। जब ये वर्ब है तो ऑब्जेक्ट होगा नहीं, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे देखो, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं। अब कोई बच्चा मेरे पास सेंटेंस लेकर आया कि सर इसकी पैसिव वॉइस बनाओ, पता जल्दी से, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ये वर्ब है, तो टू स्कूल ऑब्जेक्ट है। और ये ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि आई एम गोइंग में जा रहा हूं, क्या जा रहा हूं? उत्तर नहीं आएगा। टू स्कूल इसमें प्लेस है, स्थान है, एडवर्ब है, और एडवर्ब कभी ऑब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है। कहीं आप ऐसे कर दो, टू स्कूल इज गोइंग टू बी बाय मी, सॉरी इज गोइंग, नहीं ऐसे नहीं आएगा। पैसिव का आंसर आप भी लिखोगे इज बीइंग गॉन, इज बीइंग, अब बाय मी, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं। टू स्कूल इज बीइंग गॉन, स्कूल मेरे द्वारा जाई जा रही है, मतलब क्या, मैं तो इसका अर्थ भी नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो मतलब ये है कि जिस सेंटेंस में इंट्रांजिटिव वर्ब हो, यानी जिस सेंटेंस में गो हो, वर्ब स्लीप हो, कम हो, लाफ हो, वीप हो, एक दो और है, तो उस सेंटेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। हाथ जोड़ देना कि भैया इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। वो कहेगा क्यों नहीं बनती है, तो उसको सटीक जवाब देना, फैक्चुअल आंसर देना कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए इसकी पैसिव वॉइस नहीं बन सकती है। बस सिंपल सी बात है। तो ऐसा नहीं है कि हर सेंटेंस की पैसिव वॉइस बन जाए। अब बढ़ते हैं आगे। इंपेरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनती है? दो तरह से बनाई जा सकती है। जैसे ओपन द डोर, तो एक तो इसका तरीका है लेट से, लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट ले, ऑब्जेक्ट क्या है? द डोर, लेट द डोर, फिर लगाते हैं बी, इनमें भी बी का यूज होता है, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब आदेश वाले वाक्य, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, ब्रिंग मी ग्लास ऑफ वाटर, मिले गिलास पानी लेकर आओ, सिट डाउन, नीचे बैठ जाओ, मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। राइट ए लेटर, पत्र लिखो, तो लेट द डोर बी ओपन्ड, ये एक तो इसकी पैसिव वॉइस ये बन गई, मतलब दरवाजा खुल जाने दो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खुल जाने दो। और दूसरा आप यही बना सकते हो, यू आर, अब इसमें आपको क्या लग रहा है? दरवाजा खोलो, अगर आदेश के साथ कहा है तो यू आर ऑर्डर्ड कर दो, सामान्य कहा है तो यू आर आस्क्ड कर दो, सलाह दिया तो यू आर एडवाइज्ड कर दो। तो यू आर नॉर्मल कह दो आस्क्ड, यू आर आस्क्ड टू ओपन द डोर, ऐसे भी कर सकते हैं, आपसे दरवाजा खोलने को कहा जाता है। तो इसमें देखो, ओपन द डोर को तो मैंने नहीं छेड़ा, लेकिन यू आर आस्क्ड तुमसे कहा जाता है, ये पैसिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस नहीं बन गई इसकी, ठीक है। अगला देखो, प्लीज हेल्प मी। एक खास बात, जिस सेंटेंस मतलब जो सेंटेंस इंपेरेटिव हो, प्लीज काइंडली से शुरू हो, उसकी पैसिव वॉइस यू आर रिक्वेस्टेड होती है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यही होती है, ठीक है। यू आर, क्योंकि प्लीज के लिए हमें रिक्वेस्ट देना पड़ेगा। यू आर आस्क्ड जब सामान्य कहें, आदेश दें तो यू आर ऑर्डर्ड, सलाह दें तो यू आर एडवाइज्ड, लेकिन प्लीज काइंडली वाले में तो रिक्वेस्ट होता ही है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब प्लीज के लिए हमने लगा दिया रिक्वेस्टेड, तो टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हेल्प मी, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, ऐसे मत कर देना, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज हेल्प मी, फिर टू के साथ, फिर ग्रामर का रूल है, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। अगला है डोंट वॉच टीवी, टीवी मत देखो, तो ये मना करने का आदेश है, डोंट से शुरू रहा है, डोंट के बाद फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो इसमें दो तरीके हैं, एक तो लेट से बनाओ, लेट, अब देखो डोंट मत देखो, अब क्या? टीवी, तो लेट टीवी, ऑब्जेक्ट है टीवी, उसके बाद डोंट के लिए नॉट लगाओ, टीवी नॉट, बी आएगा इनमें, बी वॉच्ड, लेट टीवी नॉट बी वॉच्ड।
या फिर अब डोंट आ रहा है तो मना कर रहा है, मना करने के लिए फॉरबिड एक वर्ब है, फॉरबिड मना करना, फॉरबिड सेकंड फॉर्म है, फॉरबिडन थर्ड फॉर्म है। तो आप ऐसे भी कह सकते हो यू आर फॉरबिडन, थर्ड फॉर्म है फॉरबिडन टू। अब टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, मना करने के बाद फॉरबिड में आ गई, फॉरबिड होता है मना करना, तो इसका तो यहां पे हो गया। उसके बाद वॉच टीवी बचा, बस इसका मतलब क्या हुआ, यू आर फॉरबिडन टू वॉच टीवी, वॉच, हाँ टीवी और है वॉच टीवी, तुमसे टीवी देखने को मना किया जाता है। तो ये थे आपके इंपेरेटिव सेंटेंस, इनकी पैसिव वॉइस इस तरह से बनती है। अब आपका बचा होमवर्क, लेकिन वो बताने से पहले जरूरी और काम की जानकारी हो सकता है कि आपके काम आ जाए, जो कि हर वीडियो के शुरू में दी जाती है। आज बताना भूल गया था, मैं तो खो जाता हूँ यार। जानकारी ये है, यदि आपको हमारे द्वारा पढ़ाई गई इंग्लिश ग्रामर समझ में आती है, एक भरोसा मिलता है, ऐसा लगता है हाँ यार सीख सकते हैं, ये सर सरल पढ़ाते हैं, और आपको सारा कंटेंट बेसिक टू एडवांस सारे वीडियो सारी ग्रामर सीक्वेंस में चाहिए, सीरियल से चाहिए, तो ये चीज़ अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर पर जाइए, फोन में प्ले स्टोर होता है ना गूगल का, जहाँ से कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, तो प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी ऐप डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए। उसके पेड कोर्स में आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा, जिसमें हमने यही किया है, सारी इंग्लिश ग्रामर को सीक्वेंस में सीरियल से डाला है। और हाँ, साथ में पीडीएफ नोट्स भी हैं, किसी टॉपिक को आप वीडियो के रूप में देख सकते हो, चाहो तो पीडीएफ के रूप में पढ़ भी सकते हो। चूंकि एक्स्ट्रा मेहनत लगी है, थोड़ी सी फीस है, आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। नहीं खरीदना चाहते बिल्कुल मत खरीदना, यूट्यूब पे भी सारा कंटेंट है, वीडियोस है, लेकिन सीक्वेंस में नहीं है। हाँ, अब एक डाउट आ सकता है कि क्या यूट्यूब के वीडियो वहां पे सीक्वेंस में डाल दिए, सीरियल से डाल दिए? नहीं, वो सारा कंटेंट बिल्कुल डीपली बेसिक टू एडवांस अलग से तैयार किया है विद पीडीएफ नोट्स। आप चाहो तो लेना, ना चाहो तो मत लेना, ठीक है। अब है आपका होमवर्क। तो भैया ये है तुम्हारा होमवर्क, ये 5 सेंटेंस है, 5 एक्टिव वॉइस में, आपको पैसिव वॉइस में चेंज करके कमेंट सेक्शन में लिख देना, मुझे खुशी मिल जाएगी। और एक काम और कर देना, मैं ये देखना चाहता हूं कि कौन यहां तक रुका, किस किस ने वीडियो लास्ट तक देखा, मतलब यहां तक इस बिंदु तक पहुंचा, होमवर्क तक पहुंचा। कमेंट में लिख देना कि सर मैंने वीडियो पूरा देखा, और चूंकि तुम सीख गए होगे, मतलब सामान्य दिए, ज्यादा कठिन नहीं है, इनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करके कमेंट में लिख देना, मैं चेक कर लूंगा, मुझे अच्छा लगेगा। तो पहला है रवि रोट एन एप्लीकेशन, दूसरा है somebody has stolen my पर्स, तीसरा है we should plant more and more trees, चौथा है राइट अ लेटर, और पांचवा है डिड यू बाई दिस कार। ठीक है, बहुत सामान्य सा एग्जांपल है, सभी के सब एक्टिव वॉइस में, इनको पैसिव वॉइस में चेंज करना, कमेंट में लिख देना, ठीक है। तो अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा ज्यादा शेयर किया करो यार, मैं तो खो जाता हूँ, पूरे दम से पढ़ाता हूँ, तो वीडियोस को शेयर जरूर कर दिया करो। और यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।